आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम नेपाल में जो हाल में उथल-पुथल हुई है उस पर गौर कर रहे हैं। अशांति, राजनीतिक बदलाव, हिंसा की भी खबरें हैं। ये टिप्पणी सिर्फ नेपाल के हालात नहीं बताती, बल्कि भारत के राजनीतिक विपक्ष के लिए भी कुछ इशारे, कुछ चेतावनियां देती है। तो आज हम इसी टिप्पणी के जो मुख्य तर्क हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब नेपाल में क्या हुआ, इसमें कथित भारतीय भूमिका पर टिप्पणीकार का क्या कहना है, भारतीय विपक्ष को क्या चेतावनी है, और वो कौन सी अंदरूनी बातें हैं जिन पर यह टिप्पणी जोर दे रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं नेपाल की स्थिति की। जैसा स्रोत बताता है, जिक्र है काफी अशांति का, हमलों का, यहां तक कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी पर भी हमले की बात है इसमें। हाँ, और जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, जिन्हें स्रोत कम्युनिस्ट बताता है, उन्हें पद छोड़ना पड़ा। कई कैबिनेट मंत्री तो कहा जा रहा है कि भाग गए। भाग गए? हाँ, स्रोत इन घटनाओं को कभी आंदोलन कहता है तो कभी सीधे सीधे अराजकता। मतलब तस्वीर काफी गंभीर है। बिल्कुल। और इसमें न्यायपालिका की भूमिका पर भी स्रोत बात करता है। हाँ, और एक दिलचस्प बल्कि कहूंगी विवादास्पद दावा भी है कि न्यायपालिका के तार शायद अमेरिकी डीप स्टेट से जुड़े हो सकते हैं। डीप स्टेट मतलब? देखिए, स्रोत का मतलब शायद अमेरिका की उन अंदरूनी ताकतों से है जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं, ऐसा टिप्पणीकार का मानना है। और इसी कथित कनेक्शन के चलते न्यायपालिका ने टिकटॉक को छोड़कर बाकी सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन का आदेश दिया, ऐसा स्रोत कहता है। अच्छा, तो कोर्ट के आदेश पर सरकार ने बैन लगाया, फिर क्या हुआ? स्रोत बताता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए और फिर स्थिति बिगड़ गई, हिंसा हुई। यहाँ स्रोत एक तुलना भी करता है चीन के थियानमेन स्क्वायर से। थियानमेन स्क्वायर? वो तो बहुत गंभीर घटना थी। हाँ, जहाँ छात्रों के प्रदर्शन पर हिंसक कार्रवाई हुई थी। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लेकिन नेपाल की हिंसा पर स्रोत क्या कहता है? गोली किसने चलाई? पुलिस ने? या यहीं पर स्रोत थोड़ा अस्पष्ट है। टिप्पणी के हिसाब से ये साफ नहीं कि गोली पुलिस ने चलाई या प्रदर्शनकारियों ने आपस में ही एक दूसरे पर। आपस में? हाँ, और फिर फौरन स्रोत भारत के संभल का उदाहरण देता है, उत्तर प्रदेश का। दावा ये है कि संभल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपसी गोलीबारी हुई पर आरोप सरकार पर लगा दिया गया। अच्छा, तो एक पैटर्न की बात हो रही है यहाँ। बिल्कुल, कि ऐसी घटनाओं में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है और आरोप प्रत्यारोप चलता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे स्रोत नेपाल, थियानमेन स्क्वायर, संभल, इन सबको जोड़ रहा है, शायद कोई बड़ा तर्क बनाने के लिए। स्रोत में और भी गंभीर घटनाओं का जिक्र है, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर पर कथित हमला। हाँ, और संसद भवन में घुसकर आगजनी। आगजनी भी? बाप रे। और तो और विपक्षी नेताओं के घरों पर हमले और उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी। ये तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर लगता है। हाँ बिल्कुल, और इसी अराजकता के बीच एक और नाम आता है, काठमांडू के मेयर बालिनशाह। बालिनशाह, रैपर वाले? हाँ वही। स्रोत बताता है कि वो राजनीति में आने से पहले रैपर थे। टिप्पणीकार इस उथल-पुथल में उनकी भूमिका पर सवाल उठाता है और अटकलें भी लगाता है कि शायद इस अराजकता का फायदा उठाकर बिना चुनाव के ही वो अगले पीएम बन जाएं। बिना चुनाव के? अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे अस्थिरता में नए पावर सेंटर बन सकते हैं। चलिए अब आते हैं स्रोत के मेन पॉइंट पर, जो शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, भारतीय विपक्ष को चेतावनी। हाँ, ये बहुत सीधा हमला है। स्रोत खास तौर पर राहुल गांधी की कुछ पुरानी बातों का जिक्र करता है, जैसे वो बयान कि लोग मोदी को डंडे मारेंगे। और साथ ही ये भी कहता है कि भारत में कुछ वामपंथी या कांग्रेसी समर्थक कथित तौर पर नेपाल जैसी घटनाओं की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल, और यही स्रोत एक कहावत सी कहता है, अपनी इच्छाओं से सावधान रहें, वे सच हो सकती हैं और शायद पच ना पाएं। बहुत तीखी चेतावनी है ये। मतलब साफ है, अगर भारत में ऐसी अराजकता फैलाने की कोशिश हुई तो नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं, और हो सकता है विपक्ष के लिए बहुत बुरे हों। और फिर स्रोत एक और बात कहता है, थोड़ी अजीब सी, पता नहीं मजाक है या सीरियस। कहता है कि नेपाल में जो हुआ वैसा भारत में नहीं हो पाएगा। हाँ, और इसका क्रेडिट वो भारत को ही देता है। भारत को? कैसे? टिप्पणीकार का तर्क है कि नेपाल में जो खेल शुरू हुआ उसे भारत ने ही खत्म किया। ये शुरू करने और खत्म करने वाला आइडिया स्रोत में बार बार आता है। अच्छा, ये शुरू करना बनाम खत्म करना? हाँ, स्रोत कहता है कि किसी भी घटना को देखो तो पूछो लाभार्थी कौन है, क्वे बोनो,
और इसी आधार पर वो नेपाल की घटनाओं में भारत की रणनीतिक भूमिका की तरफ इशारा करता है। एक जगह तो टिप्पणीकार कहता है, रिजीम चेंज सिर्फ तुमको नहीं आता, इसके छोटे मोटे माहिर हम भी हैं। अरे वाह, रिजीम चेंज के छोटे मोटे माहिर हम ही हैं, ये तो बड़ा दावा है। हाँ, भारत की कथित क्षमता पर बहुत आत्मविश्वास से भरा दावा है ये जो स्रोत कर रहा है। अब उस खास चेतावनी पर आते हैं जो स्रोत भारतीय विपक्ष को देता है, नेपाल का उदाहरण देकर। स्रोत जोर देता है कि नेपाल में विपक्षी नेताओं को पर्सनली टारगेट किया गया, घरों पर हमले, पिटाई। फिर वो इसकी तुलना में भारत से करता है। कहता है कि भारत में खासकर भाजपा नेताओं की जीवन शैली कथित तौर पर ज्यादा सरल है, तो उन्हें भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद में फंसाना या पर्सनली टारगेट करना मुश्किल है। कोई उदाहरण दिया है स्रोत ने? हाँ, लखनऊ का उदाहरण देता है। अखिलेश यादव या मायावती के कथित आलीशान किले जैसे घरों का जिक्र है, और उसकी तुलना योगी आदित्यनाथ की कथित सादगी और गोरखनाथ मठ वाले आवास से की जाती है। अच्छा, तो तर्क क्या है? तर्क ये है कि अगर भारत में वैसी ही अराजकता फैली जैसी नेपाल में, तो विपक्ष के वो नेता जिनके पास ज्यादा दिखने वाली संपत्ति है या जिनके परिवार राजनीति या बिजनेस में है, वो ज्यादा असुरक्षित हो सकते हैं। स्रोत में मजाक में एक सुपारी वाला डायलॉग भी है जो इसी तरफ इशारा करता है कि ऐसे माहौल में कौन किसको निशाना बनाएगा कहना मुश्किल है। तो मतलब विपक्ष को बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि पासा उल्टा पड़ जाए। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से बूमरैंग इफेक्ट की चेतावनी है ये। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है भीड़ का अपना व्यवहार। सही कहा। स्रोत कहता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, वो अप्रत्याशित होती है, अक्सर बेकाबू। भीड़ में लोग कई बार मौके का फायदा उठाकर अपने पुराने झगड़े निकालने लगते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन किसके साथ है और हिंसा या लूटपाट क्यों हो रही है। स्रोत इसके लिए हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक और भिवानी का उदाहरण देता है। रोहतक, भिवानी का उदाहरण कैसे इस्तेमाल किया है? स्रोत बताता है कि आंदोलन शुरू हुआ, कुछ तोड़फोड़ हुई, दुकानें लूटी गईं, लेकिन अगले दिन स्रोत के अनुसार ज्यादा संगठित तरीके से लूटमार हुई। संगठित तरीके से? हाँ, टिप्पणीकार कहता है कि आंदोलनकारी आरोप लगाते हैं कि ये बाद वाली लूटमार सरकार ने करवाई आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन स्रोत का तर्क है कि चूंकि शुरुआत आंदोलनकारियों ने की थी, तो बिल उन्हीं के नाम फटा, मतलब बदनामी उन्हीं की हुई। ओह हो, तो ये फिर से वही शुरू करने बनाम खत्म करने वाली बात आ गई। हाँ, बिल्कुल। ये थीम स्रोत के विश्लेषण का मतलब केंद्र बिंदु है। तो इसे थोड़ा और साफ करते हैं। स्रोत का मुख्य दावा क्या है इस बारे में? मुख्य दावा ये है कि भारत का जो मौजूदा नेतृत्व है, खासकर भाजपा और मोदी सरकार, वो किसी भी स्थिति या संघर्ष को खत्म करने में, मतलब निर्णायक रूप से संभालने या दबाने में माहिर हैं, भले ही उन्होंने वो स्थिति शुरू ना की हो। अच्छा। टिप्पणीकार तो सीधे चेतावनी देता है, भूल के भी शुरू मत कर लेना, फिनिश हम ही करेंगे। बाप रे, ये तो बहुत ही दो टूक बात है। हाँ, बहुत आत्मविश्वास से भरा दावा है ये, सत्ता पक्ष की क्षमता के बारे में। और इस दावे को सपोर्ट करने के लिए स्रोत उरी और पुलवामा का भी जिक्र करता है। वो तो बड़े संवेदनशील मामले हैं। हाँ, और यहाँ स्रोत एक और विवादास्पद बात कहता है। टिप्पणीकार कहता है कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं, स्रोत ये नहीं बताता कौन, कि उरी और पुलवामा जैसी घटनाएं शायद जानबूझकर होने दी गईं या करवाई गईं। क्या? ऐसा क्यों? ताकि फिर उन्हें निर्णायक रूप से फिनिश किया जा सके और उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, जबकि उसका बिल या आरोप दूसरों पर, मतलब पाकिस्तान या आतंकवादियों पर डाला जा सके। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है, और बिना किसी सबूत के। हाँ, बिल्कुल। ये साफ करना जरूरी है कि ये स्रोत का अपना प्रस्तुत किया गया विचार या आरोप है, वो इसका समर्थन या खंडन नहीं कर रहा। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत तो यहां तक कह रहा है कि नेतृत्व न सिर्फ फिनिश करने में माहिर है, बल्कि आप स्टार्ट भी करा लेता है और बिल आपके नाम पर फटेगा। हाँ, मौजूदा सरकार पर ये एक बड़ा संगीन इल्जाम है जो इस YouTube टिप्पणी में है। और इसी फिनिशिंग क्षमता का उदाहरण देने के लिए स्रोत उत्तर प्रदेश का जिक्र करता है। हाँ, टिप्पणीकार सवाल उठाता है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में उस तरह के बड़े और लंबे चलने वाले विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं टिक पाते। और जवाब क्या देता है स्रोत? स्रोत इसका क्रेडिट सीधे योगी आदित्यनाथ प्रशासन के तरीके को देता है, मतलब स्थितियों को सख्ती से और निर्णायक रूप से खत्म करने की क्षमता।
संभल की घटना का फिर से जिक्र आता है, जहां स्रोत के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें स्रोत बाबा कहता है, ने सख्ती से निपटा। तो संदेश साफ है, भारत में खासकर मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व और यूपी जैसे राज्यों में किसी भी तरह की अशांति शुरू करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उसे दबाने का तरीका बहुत कठोर हो सकता है, ऐसा स्रोत का मानना है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस कथित फिनिशिंग क्षमता को सिर्फ देश के अंदर तक नहीं रखता, वो इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जाता है। टीम चेंज एक्सपर्ट बताता है टेरेंस सर्वेल जैक्सन, क्या कहानी है इसकी? स्रोत का दावा है कि ये व्यक्ति, जो कथित तौर पर ऐसे ऑपरेशंस का माहिर था, पहले नेपाल गया और उसके बाद जब वो बांग्लादेश पहुंचा तो वहां उसकी रहस्यमय हालात में मौत हो गई। मौत हो गई? रहस्यमय हालात में? हाँ, और स्रोत आगे कहता है कि उसकी लाश को अमेरिकी दूतावास ने बिना किसी लोकल जांच या पोस्टमार्टम के जल्दी से हटवा दिया। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। स्रोत इससे क्या नतीजा निकालता है? स्रोत इससे इशारा करता है कि इस इलाके में, मतलब दक्षिण एशिया में, अब पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि वो भी इस तरह के जटिल और गुप्त भू-राजनीतिक खेल खेलने में सक्षम हो गया है। मतलब? यहाँ तक कि स्रोत इशारा करता है कि भारत शायद अमेरिकी एसेट को भी निशाना बनाने की क्षमता रखता है। अमेरिकी एसेट को? स्रोत इन्हें इस विचार से जोड़ता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर जटिल खेल खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है। हाँ, ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि ऐसे गुप्त ऑपरेशन सिर्फ बड़ी शक्तियां ही करती हैं। ये टिप्पणी एक तरह से वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल, कि पारंपरिक रणनीतियां शायद अब उतनी कारगर न हो या उनका अप्रत्याशित जवाब मिल सकता है। और फिर स्रोत अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पॉइंट पर आता है। वो कहता है कि भारत अब सिर्फ रेजीम यानी शासन बदलने में ही नहीं, बल्कि माइंड यानी सोच बदलने में भी सक्षम हो गया है। हाँ, और इसके लिए वो मालदीव का उदाहरण देता है। मालदीव का? कैसे? स्रोत का दावा है कि मालदीव में जो हाल में हुआ, जी हाँ। शायद भारत विरोधी रुख के बाद जो बदलाव आए, जी। उसका असर भारत के अपने विपक्ष पर भी पड़ा है। भारत के विपक्ष पर? हाँ, स्रोत कुछ विपक्षी नेताओं का नाम लेता है, शशि थरूर, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, और कहता है कि इन घटनाओं के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के कुछ मुद्दों पर उनके नजरिए में या बयानों में बदलाव आया है। वे अब सरकार के रुख के प्रति ज्यादा संयमित या समर्थक दिखने लगे हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। तो ये सिर्फ नेता बदलना नहीं, दिमाग बदलना है। इसका मतलब क्या है? स्रोत के हिसाब से इसका मतलब है कि भारत की कथित बढ़ती ताकत का असर अब सिर्फ बाहरी खतरों या दूसरे देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर अब देश के अंदर के राजनीतिक विमर्श पर भी पड़ रहा है, यहाँ तक कि प्रमुख विपक्षी आवाजों को भी प्रभावित कर रहा है या उन्हें अपनी पोजीशन पर दोबारा सोचने को मजबूर कर रहा है। ये स्रोत का आकलन है। ठीक है, तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस YouTube टिप्पणी से निकलने वाला मुख्य संदेश क्या है? ये मूल रूप से भारतीय विपक्ष के लिए एक बहुत कड़ी चेतावनी है। हाँ, टिप्पणीकार आगाह कर रहा है कि भारत में अशांति भड़काने या अराजकता लाने के अंजाम से सावधान रहें। स्रोत नेपाल की घटनाओं को एक उदाहरण, एक कॉशनरी टेल, एक सतर्कतामूलक कहानी की तरह पेश कर रहा है। बिल्कुल, और मुख्य तर्क ये है कि जो ऐसी अस्थिरता शुरू करते हैं, हो सकता है अंत में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हो। पहल करने वाले ही पीड़ित बन सकते हैं। और इस चेतावनी के केंद्र में स्रोत का वो तर्क है कि भारत का वर्तमान नेतृत्व संघर्षों को खत्म करने में कहीं ज्यादा माहिर, निर्णायक और शायद निर्मम है बनिस्बत उनके जो इन्हें शुरू करने की कोशिश करते हैं। और ये बात घरेलू राजनीति और कथित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाइयों दोनों पर लागू होती है। हाँ, स्रोत बार बार भारत की कथित क्षमता पर जोर देता है, चाहे वो प्लानिंग हो, गुप्त ऑपरेशंस हो या फिर जैसा अंत में कहा, राजनीतिक सोच को ही मोड़ने की क्षमता हो। ये टिप्पणी भारत को एक बहुत शक्तिशाली और आत्मविश्वासी देश के रूप में दिखाती है। तो फिर इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। ये सीधा निष्कर्ष नहीं है, पर स्रोत के विश्लेषण से उभरता है। वो विचार ये है, क्या ये स्रोत अपनी विवादास्पद भाषा और दावों के बावजूद अनजाने में ही सही भू राजनीतिक शक्ति की बदलती डायनामिक्स की ओर इशारा कर रहा है? क्या पारंपरिक रिजीम चेंज या अस्थिरता फैलाने की रणनीतियां जो पश्चिमी देश या दूसरी ताकतें इस्तेमाल करती रही हैं,
वे अब इस क्षेत्र में खासकर भारत जैसी उभरती शक्तियों के सामने अप्रत्याशित और शायद बहुत कठोर जवाबी कार्रवाई का सामना कर रही हैं? सोचने वाली बात है। अगर हाँ, तो भविष्य में राजनीतिक सक्रियतावाद, विपक्ष की रणनीतियों और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर यकीनन और सोचने की जरूरत है।